ग्राफ जब आप प्लॉट करेंगे तो बताइए ग्राफ किसके किसके बनेंगे। इक्वेशन है आपके पास क्या? यस, एक इक्वेशन बताओ आपके पास क्या है। पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स। एक इक्वेशन आपके पास पी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। और एक इक्वेशन है पी एस इज इक्वल टू पी नॉट एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो तीन इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। इन तीन इक्वेशन में तीन ग्राफ बनेंगे। पहला ग्राफ लिक्विड ए का बनेगा, दूसरा बी का बनेगा और तीसरा मिक्सचर का बनेगा। तो आइए तीनों ग्राफ समझते हैं फटाफट। देखो भाई, ये वाई एक्सिस है, यहां प्रेशर ले लो, तो यहां वेपर प्रेशर ले रहे हैं हम लोग, और यहां पे मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं। अब देखिए जो ग्राफ होते हैं बाइनरी एक्सिस के ग्राफ होते हैं। बाइनरी एक्सिस में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोनों तरफ रिस्ट्रिक्शन यहां पे देखिए फिक्स कर दी मैंने। तो यहां पे आप अगर चेक करेंगे तो यहां पे क्या हो रहा है, एक्स एक्स बी का समीशन 1 है। तो अगर आप एक्स से जैसे यहां पे मान लीजिए 1 लेते हैं तो एक्स भी 0 है। इस पॉइंट पे अगर आप एक्स से 0 लेते हैं तो एक्स भी 1 है। ठीक है, तो पहला ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स से। ये वाला बनाओ भाई। इसमें एक बार एक्स को 0 डाल दो, एक बार एक्स को 1 डालो, तो 2 पॉइंट मिल जाएंगे। एक्स से 0 डालोगे तो यही मिलेगा, एक्स से 1 डालोगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा। इसको मिला दो ऐसे स्ट्रेट लाइन, तो पहला ग्राफ आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये हो गया पहला ग्राफ। ये ग्राफ किसका बन गया बताओ? ये लिक्विड ए का ग्राफ है। फिर ऐसा लिक्विड बी का ग्राफ बनाओगे वो भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो वो मान लो ऐसा है, ये लिक्विड बी का ग्राफ है। तो ये ए का हो गया, ये बी का हो गया। दोनों इक्वेशन से बने हुए हैं। पी ए क्या है जानने के लिए पिछला एपिसोड देखो भैया। पिछले एपिसोड में आए नहीं होगे तुम। एकता कपूर सीरियल तेरा आ गए हो आज। पिछला एपिसोड देखो जाकर के। अब तुलसी का नया पति आ चुका, अब तुम यहाँ से नया सिरा शुरू हो गया ना। पिछला एपिसोड देखो तब समझ में आएगा। ये दोनों को मिला दे तो बताइए ये क्या बन जाएगा। ये टोटल प्रेशर का ग्राफ बन जाएगा। ये लिक्विड ए प्लस बी का ग्राफ है। ये तीसरा ग्राफ हमने कैसे बनाया है? इस वाली इक्वेशन से। तो ये हैं तीन ग्राफ। ठीक है, एक ए का, एक बी का और एक टोटल वेपर प्रेशर का। यहाँ मान के चलने की एक की वॉलिटिलिटी बी से ज़्यादा है। देखिए एक का ग्राफ आपने यहाँ ऊपर बनाया ना, इसको पी नॉट ऊपर लिया, पी नॉट भी नीचे लिया हुआ आपने। तो हम मान के चलें कि पी नॉट ज़्यादा है और पी नॉट भी कम है। तो आप एजम्पशन लेके चल रहे हैं लिक्विड ए इज मोर वोलाटाइल देन लिक्विड बी। इसलिए मान के चलें कि पी नॉट बड़ा है पी नॉट बी से। उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाए। डेली करते तो पिछली क्लास में बताया था पी ए क्या है। फिर तो और समस्या है, क्या ही करते हो फिर क्लास में। या तो डेली क्लास नहीं करते हो, या तो क्लास में डेली कुछ और ही करते होगे, मतलब आते होगे लेकिन क्लास में क्लास करेंगे तो हो जाएगा। आइए आगे बढ़े इसी बात पे। कैलकुलेशन ऑफ वाई वाई भी कैसे करेंगे देखिए। ये मैंने आपको किसका कैलकुलेशन बता दिया, एक्स एक्स बी का। कितना क्लियर सभी को? कैलकुलेशन ऑफ वाई वाई बी।
देखो जब ए और बी मिलाएंगे आप तो यहाँ दोनों की वेपर बनेगी। एक ही वेपर का मोल फ्रैक्शन वाई बोल दिया मैंने, ठीक है। सूरज, डाइल्यूशन के बाद एक लेक्चर और हो चुका है, इसका मतलब तुम रोज नहीं निकलते हो, रोज निकला करो, लोगों को जरूरत है तुम्हारी। देखिए तो यहाँ पे वाई है, वाई भी आपको निकालना है ना। नीचे जो यहाँ मोल फ्रैक्शन है वो एक्स से एक्स भी है, इसको आपने हीट कर दिया, तो जब इसको आप हीट करेंगे, ठीक है, तो बताइए वेपर बन जाएगी, एक्स से की वेपर बनेगी, एक्स बी की वेपर बनेगी, ऊपर बन जाएगी वाई और वाई बी। तो ऊपर जो मोल फ्रैक्शन यहाँ तैयार हो रहा है, यहाँ पे इनके दोनों के वेपर्स जो बनेंगे, इनके जो मोल फ्रैक्शन तैयार है वो वाई है वाई बी। तो मान लेते हैं ऊपर जो इनके मोल हैं वो एन ए एन बी है, एन ए मोल इसके हैं, एन बी मोल उसके हैं, ये वेपर स्टेट के मोल हैं, ठीक है। और वाई ए वाई बी वेपर स्टेट के मोल फ्रैक्शन है। तो बताइए फिर आप वाई ए कैसे निकालेंगे? वाई ए विल बी इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, बेसिक कॉन्सेप्ट। वाई बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। वाई और वाई बी का समेशन अगर आप करते हैं तो वन आ जाएगा। फिर आपसे कहता है और बताओ पार्शियल मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? तो बताइए वाई ए को निकालने का तरीका क्या है? पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। तो ये लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन टोटल प्रेशर, बराबर। ऐसे भी लिख सकते हैं बात। फिर दोनों को डिवाइड करता हूँ। आप लोग जो लोग आ रहे हैं वो लोग पढ़ते रहिए, है ना, शेयर कर दिया करिए, बाकी कोई आ रहा है नहीं आ रहा है उसकी टेंशन मत लीजिए ज़्यादा। बस सेशन को आप ईमानदारी से शेयर करते रहिए, जहाँ जितने लोग पढ़ रहे हैं, जिसको सीखना होगा ढंग से वो सीखेगा करके, है ना। बाकी प्लस पे पढ़ ही रहे हैं लोग, ऑफलाइन पढ़ ही रहे हैं जिनको ढंग से पढ़ना है, और जिनको यहाँ पढ़ना है ढंग से वो यहाँ पढ़ रहे हैं, और जिनको नहीं पढ़ना मस्त रहे। बुला बुला के थोड़ी पढ़ाएंगे भाई साहब। बहुत लोग पढ़ते हैं, प्लस में आप देख लेना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 67 के हो चुके हैं, मतलब 161 मिलियन इतने वॉच मिनट पढ़ा गया है। तो ऐसा नहीं कि मतलब बहुत मेरे को ज़रूरत है कि आप बिल्कुल आएंगे तभी जीवन मेरा चलेगा, तो इस गलत फहमी मत रहिए, जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा करके। 161 मिलियन वॉच मिनट का मतलब समझ लीजिए 2 साल के अंदर, ठीक है। तो ऐसा कोई बहुत वो नहीं है कि भाई साहब मैं आपके पीछे पड़ जाऊँ, पढ़ो अटेंडेंस लूँगा मैं। जिसको सीखना होगा पढ़ेगा आराम से आकर के, जिसको नहीं पढ़ना होगा वो अगले साल पढ़ेगा, कहीं और पढ़ेगा करके। आइए आगे बढ़ते हैं। तो वाई वाई भी डिवाइड कर लीजिए, स्मॉल पी अपॉन स्मॉल पी भी। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, देखिए पी ए पी बी पी एस कट जाएगा और आंसर आ जाएगा पी ए अपॉन पी बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, पी नॉट एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स पी। तो ये हो गया वाई ए वाई बी का रेशियो। तो रेशियो से काफ़ी फायदे मिलते हैं काफ़ी सवालों में आपको। एक सवाल लगाए,
4 ऑप्शन है। टेली आईडी क्या करो टेली आईडी का? @AKMJ स्टार। चेक करो भी, क्या लगता है, लगाओ सब लोग। देखिए क्या करेंगे इसमें, ये जो 2.619 दिया हुआ है, सही जवाब कौन सा है? सेकंड। चेक करो, ये 2.619 और ये जो 4.556 दिया हुआ है, ये पार्शियल वेपर प्रेशर है। पार्शियल वेपर प्रेशर का मतलब ये स्मॉल पी है और ये स्मॉल पी बी है। तो आपको निकालना क्या, वाई है, तो वाई कैसे निकालोगे? स्मॉल पी ए अपॉन ये लगा दो। चेक करो, सॉल्व करते हैं। तो इसकी वैल्यू है 2.619। ये सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो यहां से वाई निकल आएगा। देखो नीचे 4 2 6 6.5 और 0.5 7 के आसपास बन रहा है, ऊपर 2.6 है, तो 1/3 के अराउंड कुछ बन रहा है। सॉल्व करेंगे 0.365 आ जाएगा। तो वाई ए प्लस वाई बी की वैल्यू 1 है, इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, तो आपको वाई बी निकल आएगा, वाई बी होगा 0.635। चेक करें, क्लियर है सब मामला? नोट करें फटाफट। दीपक अग्रवाल कह रहे हैं सर आपसे प्लस पर जितने चैप्टर पढ़े मोक्ष मिल गया है, एक दो आपसे नहीं पढ़े वो आज तक अटके हुए। तो ये देख लीजिए, मतलब जो प्लस में ढंग से पढ़ लेगा ना, अंत है वहां, उसका कुछ है नहीं, मतलब आगे पीछे अगले 10 साल तक कुछ नहीं है, खत्म है खेलो। आइए केस नंबर 2 पे आइए। तो अभी जो कर रहे थे वो केस नंबर 1 था।
7 नंबर पे ये। केस नंबर 2 में क्या करेंगे, एक लिक्विड ए लेंगे जो कि वोलाटाइल होगा, इसमें सॉलिड बी मिलाएंगे जो कि नॉन वोलाटाइल होगा। जैसे पानी में यूरिया मिला दो, ठीक है, पानी में यूरिया मिलाएंगे तो बताइए ये वोलाटाइल है तो इसका पी नॉट है कैसा होगा, नॉन जीरो। और ये नॉन वोलाटाइल है तो इसका पी नॉट भी कैसा होगा, जीरो। तो ये है एक वोलाटाइल और एक नॉन वोलाटाइल। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस सवाल के अंदर, बोथ आर मिसिबल, तो दोनों मिसिबल आज भी हैं। मिसिबल होने का मतलब होता है कि एक्स से एक्स बी का समेशन 1 है, ये चला, क्लियर है। तो ये वाला केस जब आप लेंगे और दोनों को मिलाएंगे 8 नंबर पे, तो देखिए जब आप दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर जब आप निकालेंगे टोटल प्रेशर हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। पी ए क्या होता है, पी नॉट एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब आपने देखा ध्यान से कि एक नॉन वोलाटाइल है, तो जब एक नॉन वोलाटाइल है तो उसका पी नॉट बी कितना है, 0, बराबर। तो ये वाला टर्म ही 0 है भाई। ध्यान दीजिए पी नॉट भी 0 है, एक्स भी 0 नहीं है, एक्स भी तो नॉन जीरो है, मतलब उसका मोल फ्रैक्शन तो है लेकिन उसका वेपर प्रेशर ही नहीं है। तो बताइए पी नॉट भी 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो आंसर आ गया पी नॉट एक्स से। ये टोटल प्रेशर है, एक्स की वैल्यू 1 से कम होगी। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू 1 से कम होगी तो बताइए ये जो पी एस है क्या पी नॉट ए से कम होगा, ठीक है। ये देखिए 1 से कम होगी वैल्यू तो पी नॉट ए से कम वैल्यू आएगी पूरी। तो इसको बोलते हैं डिप्रेशन आ गया, लोअरिंग आ गई किसमें, वेपर प्रेशर में। तो वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट आ गया, पी नॉट ए से घट के पी एस हो गया और पी एस छोटा है। अब लोअरिंग कैलकुलेट करेंगे कितनी हुई है, ठीक है। आओ भी, ये बताओ एक्स से की जगह क्या 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, तो बन जाएगा पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स भी। सॉल्व करो इसको, तो बन जाएगा पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट एक्स बी। और सॉल्व करोगे तो बन जाएगा पी नॉट एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस। पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए की वैल्यू आ जाएगी एक्स बी के बराबर। एक्स बी कौन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, सॉलिड बी। चेक करो, ये जो टर्म आया यहां पे इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बराबर है, बोलो गाइज। जीवन में सुस्ती चल रही है,
ठीक है, आगे बढ़ो भाई। अब समझिए यहाँ पे जो पी नॉट ए कौन है और पी एस कौन है, और पी नॉट ए माइनस पी एस ये क्या हुआ है। तो बताइए पहले प्रेशर कितना था पी नॉट ए, बाद में घट के कितना हो गया पी एस, और यहां से यहां जो घाटा लगा है ना, कांटा नहीं लगा है, क्या मैं निकाल दूं क्या, घाटा लगा है ना। तो बताइए ये पी नॉट ए है, ये पी एस है, तो कितने घाटा लगा बताओ भाई, डेल्टा पी का। तो डेल्टा पी कितना हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस, ये डिक्रीमेंट है, इसको बोलेंगे आप लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फिर आपसे कहता है कि बताओ अगर मैं पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन इनिशियल वैल्यू कर दूं तो ये क्या बन जाएगी, ये रिलेटिव लोअरिंग हो जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे आप थोड़ी मैथ समझे तो कोई वैल्यू 5 थी, घट के 1 रहेगी, तो आप सोचे घाटा कितने का लगा, तो आप 5 माइनस 1 4 बोलेंगे, रिलेटिव घाटा, तो ये डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू कर दो। समझ पा रहे हैं, ये घाटा है, ये रिलेटिव घाटा है। ठीक है भाई, अब इतनी बात समझ में आती तो इसको समझिए जरा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए की वैल्यू किसके बराबर आएगी, एक्स बी के। एक्स बी कौन है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन, किसका, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। तो जितना ज़्यादा आप एक्स बी बढ़ाते जाएंगे उतना ये डिप्रेशन और ज़्यादा होता जाएगा, और होना भी चाहिए क्योंकि वो जितने ज़्यादा पार्टिकल्स नॉन वोलेटाइल के आते जाएंगे उतनी उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी, सिस्टम की वॉलेटिलिटी गिरेगी। तो एक्स बी अगर ज़्यादा होगा तो फिर ये भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ से एक लॉजिक आता है जिसको बोलते हैं आप आर एल वी पी विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉलिड बी। ठीक है, अब अगर ये आर एल वी पी ज़्यादा होगा तो ये एक्स बी भी ज़्यादा होगा। क्लियर। यहां पे देखिए जो छोटा एन आप यूज करते हैं ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और जो बड़ा एन आप यहां यूज करते हैं ये मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। तो एक्स बी को आप लिख सकते हैं छोटा एन अपॉन छोटा एन प्लस बड़ा एन, ये भी एक फॉर्मेट है। देखिए जो केस नंबर 2 में आपके पास इक्वेशंस बनी, पहले इक्वेशन बनी पी एस इज इक्वल टू पी नॉट एक्स से, क्योंकि पी नॉट भी 0 हो गया। ठीक है, ये सबसे बेसिक पहला फॉर्मेट, ये दिमाग में रखना आपको। दूसरा देखिए अभी आपने डिराइव किया पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। इसको आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं छोटा एन अपॉन छोटा एन प्लस बड़ा एन, ये दूसरा फॉर्मेट है। इसी को थोड़ा मैथमेटिकली आप सॉल्व करेंगे, शिफ्ट करेंगे इधर उधर, तो आपको एक तीसरा फॉर्मेट मिलता है।
तो तीसरा फॉर्मेट दिमाग में कैसे रखें देखें, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन, नीचे लिख दें पी एस पी नॉट ए की जगह। देखिए नीचे डिनोमिनेटर चेंज हुआ है तो यहाँ भी कुछ चेंज होगा। चेंज होकर क्या होगा, या तो छोटा एन आएगा या तो बड़ा एन आएगा, या तो दोनों आएंगे। दोनों आ नहीं सकते, ऊपर आ चुके हैं, तो बड़ा एन ही लिख दो, क्योंकि छोटा एन आएगा तो कट जाएगा, 1 हो जाएगा। तीसरा फॉर्मेट ये दिमाग में रखें, ये इसी से आता है, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा। उतना समय है नहीं उन चीज़ों के लिए, क्योंकि जल्दी निपटाना है इसको। तो फिर आप इसको सॉल्व करिए, ये मिल जाएगा। ये 3 फॉर्मेट क्लियर है। एक जो चौथा फॉर्मेट होता है वो लगेगा वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन पे। ये तो ऊपर वाले जो जनरल है ये तो हमेशा लगाएं आप, चौथे वाले को लगाएं वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन पे ही। जब देखिए वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का केस आएगा तो छोटा एन बड़े एन के सामने बहुत छोटा हो जाएगा, तो ये आप इसको नेग्लेक्ट कर देंगे यहाँ, ठीक है। जब इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो ये सीन कैसा बनेगा, देखो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू छोटा एन अपॉन बड़ा एन। तो ये लास्ट फॉर्मेट है। ध्यान से देखें, सेकंड वाले से निकाला है ना, यहाँ अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे क्योंकि आपने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लिया, छोटे एन को नेग्लेक्ट किया। ये है 4 नंबर। पहली दूसरी तीसरे फॉर्मेट को आप कभी भी यूज कर सकते हैं। चौथे फॉर्मेट को आप तभी यूज करेंगे जब सिस्टम के अंदर बहुत डाइल्यूट वर्ड दिया हो। क्लियर है? एक सवाल लिख लो। पढ़ो भी।
देखिए 373 केल्विन देने का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस है ना। और 100 डिग्री सेल्सियस इसका मतलब जो वेपर प्रेशर है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ही है पानी का, तो इसमें जो पानी का वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, पी एक्सटर्नल यानी कि 1 एटीएम के, क्योंकि 1 एटीएम पे निकालते हैं आप ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो इस टेम्परेचर पे 1 एटीएम रहा होगा प्योर वाटर का वेपर प्रेशर, तो इसी को आप पी नॉटे बोलते हैं सॉल्वेंट का। तो पी नॉटे कितना हो गया 760, ये सवाल में इनडायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है। तो बताइए पी नॉटे की वैल्यू कितनी होगी 760, ये जो दिया है ये पी एस है। अब आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो बताइए क्या करेंगे, पी नॉट ए हो गया कितना 760, ये समझ में आया 760 कैसे निकला 1 एटीएम। प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे तो उसका जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर होगा वो 1 एटीएम के बराबर आएगा। पी एस हो गया 750। निकालना तुमको एक्स बी और क्या निकालना है मोलैलिटी, बराबर। अब सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले आप लगाएंगे पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। कौन सा वाला फॉर्मेट लगाए इनमें से, देखो 4 फॉर्मेट है ना, तो अपने पास ये इतने सारे फॉर्मेट है, इसमें से हम ये वाला लगाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें सीधे में मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा, डायरेक्ट अपना काम हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट लगाइए। तो बताएं पी नॉट ए कितना 760, पी एस की वैल्यू 750, नीचे पी नॉट ए कितना 760 इज इक्वल टू एक्स बी। तो यहां से एक्स बी आ गया 1/76, ये मोल फ्रैक्शन है, सही है। अब आपको निकालनी मोलैलिटी। मोलैलिटी कैसे निकालोगे भाई, मोलैलिटी का लॉजिक आपको बताया हुआ है, मोल फ्रैक्शन से रिलेशन इसका, बताओ मोल फ्रैक्शन से क्या रिलेशन है इसका। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलैलिटी अपॉन मोलैलिटी प्लस, अगर पानी का केस चला तो 55.55, या मोल फ्रैक्शन लगा दो 1/76, थोड़ा सॉल्व करोगे तो मोलैलिटी निकल आएगी। कर लेंगे, इसको पलट लो, ये इधर ले आओ, इधर आ जाएगा तो बन जाएगा m 55.55, इधर जाएगा 76 m, 75 m की वैल्यू ये आगे सॉल्व करो मोलैलिटी निकल आएगी यहाँ से, कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। केस नंबर 1 डन, केस नंबर 2 डन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे आइए। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मेन पॉइंट क्या है, सबसे पहले ये लिक्विड की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की जिनमें कुछ खास बात होती है, जैसे ये प्रॉपर्टी बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अप्लाई होंगी। सेकेंड पॉइंट, these properties are defined when a non-volatile solute is added in a volatile solvent. ठीक है, तो जब आप एक वोलाटाइल सॉल्वेंट लेंगे और इसके अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तभी आपको ये प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, और बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मिलती हैं।
सीपी के बारे में थोड़ी और बातें लिख लें, शॉर्टकट में इसको सीपी बोल रहा हूं मैं। 15 नंबर पे है। CP are those properties of solution which are dependent upon पहला relative number of solute particle, दूसरा does not depend on the nature of, तो इस पे डिपेंड करती है लेकिन इस पे डिपेंड नहीं करती, नेचर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपने सॉल्यूट कैसा लिया, उसका क्या नेचर है, उससे कोई मतलब नहीं होता सीपी को। सीपी को इस बात से मतलब होता है कि रिलेटिव नंबर क्या है। नोट करो भी। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कंक्लूड करें अगर, किस पर डिपेंड करेगी किस पर नहीं करेगी। चेक करिए, तो सीपी डिपेंड करती है किस पे, नंबर 1 रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पे, ठीक है। और किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट से कोई मतलब नहीं है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट से मतलब है। तो अगर आप पूछे नेचर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड करेगी, यस, लेकिन डज नॉट डिपेंड, किससे कोई मतलब नहीं है उसको, सॉल्यूट के नेचर से कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप पूछे नेचर ऑफ सॉल्यूट के बारे में बताओ क्या कहते हो, तो आप कहेंगे इस पर डिपेंड नहीं करती। क्लियर, मतलब कितना मिलाया है इससे फर्क पड़ता है, लेकिन क्या मिलाया इससे फर्क नहीं पड़ता, सॉल्वेंट के नेचर से फर्क पड़ेगा। तो सीपी प्रोपोर्शनल होती है छोटा एन अपॉन बड़ा एन के, जहां छोटा एन सॉल्यूट के पार्टिकल और बड़ा एन सॉल्वेंट के। ये तभी डिफाइन होती है जब सिस्टम बहुत डाइल्यूट हो और जब वोलाटाइल के अंदर नॉन वोलाटाइल मिला रहे हो। चार सीपीज होती हैं, टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। RLVP, डेल्टा TB, डेल्टा TF और पाई। देखिए डेल्टा TB कौन है, ये एलिवेशन है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये कौन है, ये डिप्रेशन है फ्रीजिंग पॉइंट में। ये कौन है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। और ये तो आप जानते हैं RLVP। तो ये चार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है, ये सब डिपेंड करती हैं छोटे एन अपॉन बड़े एन पे।
पहले वाले शुरू करिए। तो पहले आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी पीछे आपने पढ़ा था पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, सॉल्व किया था बहुत डाइल्यूट के लिए। ये वाला फॉर्मेट देखें तो देखिए यही तो आर एल पी है, तो छोटे न अपॉन बड़े इनके बराबर आ रही है। तो बताइए पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू छोटा एन अपॉन बड़ा एन, ये मामला। तो बताइए ये बन जाएगा डेल्टा पी अपॉन, मामला ऐसा हो गया, तो ये पी नॉट इधर आ जाएगा, छोटा एन अपॉन बड़ा नहीं आ जाएगा, मामला ऐसा सेट हो गया। तो बताओ डेल्टा पी किसके प्रोपोर्शनल है, ये भी छोटा एन अपॉन बड़े एन के प्रोपोर्शनल है, तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर पी नॉट ए फिक्स है तो ये भी एक हथियार है, लेकिन ये तब करेंगे जब पी नॉट ए फिक्स हो जाएगा फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई। पहली वाली क्या है, सेकंड पे आइए। सेकंड बात करेंगे तो सेकंड भी डेल्टा टी भी जो आएगा 19 नंबर, 19 नंबर पे आप देखेंगे, जब आप देखें वोलाटाइल भी नॉन वोलाटाइल मिलाएंगे तो पी नॉट ए घट के पी एस हो गया, ठीक है, तो वेपर प्रेशर गिर जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो बताएं जो डेल्टा टी बी है वो प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा टी बी किसके प्रोपोर्शनल था, छोटा एन अपॉन बड़े एन के, और डेल्टा पी इसी के प्रोपोर्शनल है, छोटा एन अपॉन डेल्टा पी। ये तो बाद में बात आएगी, पहले आप इसको लिख लें, ये तो चलो डिराइव कर देते हैं। ये बात समझ में आ गई पहले कि ये कैसे है, ये कैसे है बताओ। वेपर प्रेशर में जितना घाटा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ेगा। तो आप जो ग्राफ बना के देखेंगे तो ये दोनों प्रोपोर्शनल मिलते हैं। और एक बात आप पीछे से जानते हैं, ये वाली, ये देखो, दोनों बातों को मिला दो, तो दोनों बातों को कंबाइन करेंगे तो यहां से एक रिजल्ट आ जाएगा कि डेल्टा टीबी भी प्रोपोर्शनल है छोटा एन अपॉन बड़े एन के, ये भी सीपी है। क्लियर? तो ये सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई। इससे फिर आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी। फिर आप उसको सवालों में यूज करते हैं, तो अल्टीमेटली आपको ये फॉर्मूला मिल जाता है सॉल्व करने के बाद, केबी इंटू मोलैलिटी। यहां पे केबी कौन है, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। अगर आप मोलैलिटी को 1 डालेंगे तो डेल्टा टीबी बराबर आ जाएगा केबी के। तो अगर ऐसे पूछे केबी की वैल्यू डेल्टा टीबी के बराबर कब आती है, जब मोलैलिटी 1 है, तो नाम हो जाएगा मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। पीडीएफ MP3 सब यही है, आपको क्लास करनी पड़ेगी, क्लास में सब जो पढ़ाया जाएगा उसको नोट करते जाइए। एकदम सिंपल क्लास होती है अपनी, है ना। मैं आपको लिख के पढ़ा रहा हूँ, सिंपल, जैसे मैं लिख के पढ़ा रहा हूँ वैसे आप भी लिख के पढ़ लीजिए। सिंपलेस्ट वे है, मतलब, है ना, कोई इसमें ज़्यादा टेक्निक MP3 MP4 ठीक है भाई। केबी का एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट।
बॉइलिंग से रिलेटेड कांस्टेंट है। एक कह रहा फिल्म दिखाओ सर्दी, बताइए। ये डिमांड देखिए कितनी है ना। बाद में देखिए जो लोग अभी यहाँ सीरियसली नहीं पढ़ते हैं, बाद में वही लोग फिर वो फिल्में चलती ना वहाँ पे, छोटे छोटे जो पर्सनल थिएटर होते हैं छोटे छोटे, उनके बाहर गुमटियाँ देखी होंगी आपने, जरा जरा सी, ऐसे कोने में लगा के बैठे रहते हैं ऐसे हल्का सा। उनको इनकम से कोई मतलब नहीं होता, उनको जीवन काटना होता है बस। अब क्या लगता है वो, मान लो पान बेच रहे, बीड़ी बेच रहे हैं, तो कोई बहुत प्रॉफिट थोड़ी होता है उसमें, उनका दिन नहीं कटता बस। उन्होंने जीवन में पहले बोल दिया कि अब तो मतलब बस काटना ही है, तो यही होता है बाद में। फिर छोटी छोटी गुमटियों में अपना लगा के ऐसे साइड में एक गद्दी रख लेंगे, घर से ले आएंगे, कहेंगे सोफे, जो सोफा बिक गया था उसकी गद्दी तो बची होगी, तो उसकी गद्दी लेंगे, ऐसे बैठ बैठ जाएंगे रिलैक्स, और फिर देश की अर्थव्यवस्था पे बातें करेंगे कि कैसे इकोनॉमी को सुधारा जा सकता है, क्या क्या गलतियां हो रही हैं। उनका पूरा जीवन निकल जाता है ऐसे, और ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, मतलब भयानक, कुछ नहीं करना चाहते वो। इसलिए पढ़ लीजिए, नहीं तो क्या है, गुमटियां तो रोज ही खुल रही हैं। कानपुर में एक जगह का नाम ही गुमटी नंबर 5 पड़ गया इसी पे। नहीं, ठेला पुराना आउटडेटेड हो गया, गुमटी सही रहती है ना, नहीं हम ठंडी भी तो होती है ना, जैसे भैया को ठंडी लग रही है देखो, तो अपना गुमटी सही है, गुमटी इज गुड, नाइस ऑप्शन। अब देखिए जो केबी होता है, केबी इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। उनकी कभी शादी नहीं होती, समझ रहे हो, वो गुमटी बैठे रहते हैं, कोई पूछता ही नहीं है, लेकिन बेचते दुल्हन माचिस है, कह रहे साहब दुल्हन माचिस लेंगे, खुद की शादी नहीं हुई, इस टाइप से। अभी पढ़ेंगे नहीं। देखिए केबी इज नॉट अ यूनिवर्सल, दुल्हन माचिस जिंदगी में आग लगा दे, केबी इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता है, ये मेरे दोस्त एक कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट होता है, मतलब ये चरित्र अभिनेता टाइप का है। जैसे मान लीजिए पिक्चरें देखते होंगे आप, तो उसमें चरित्र अभिनेता होते हैं, पता ना पिछली पिक्चर में दोस्त के हीरो के दोस्त बनेंगे, अगली पिक्चर में हीरोइन के बाप बन जाते हैं तुरंत, तो चरित्र अभिनेता होते हैं, किसी भी किरदार को पकड़ लेते हैं, उनका मतलब कोई एरिया जोन नहीं होता है, तो वो है ये। तो कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है, मौका बदलने बदल जाता है। के भी डिफाइन होता है सॉल्वेंट के लिए, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, सॉल्वेंट का कांस्टेंट है। तो अगर आप सॉल्वेंट चेंज करेंगे तब ये चेंज होगा। तो कह रहे फिर कांस्टेंट क्यों बोलते हो, क्योंकि जिन मौके के बदलने, मौका बदल जाने पे बदल जाते हैं, लेकिन जिन मौके के बदलने पे बदलते हैं वो मौके बहुत कम बदलते हैं, इस इनको कांस्टेंट बोलते हैं। तो जैसे आप मान लीजिए पानी लें, तो पानी का केबी अगर केबी 1 है, तो यहीं पे अगर आप कैम्फर सॉल्वेंट ले लेंगे तो इसका केबी चेंज होकर के केबी 2 हो जाएगा। समझ रहे हो आप? तो सॉल्वेंट चेंज करने से केबी बदलता है। अब इसमें आपको ज़्यादा केबी दिमाग में नहीं रखने हैं, केबी तो वैसे सवाल में देता है वो, लेकिन आपको पानी केबी कम से कम पता होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट 0.52 यूनिट होगी कैल्विन मोलर इनवर्स। मोलर की जगह आप लिख सकते हैं मोल पर केजी, तो ऐसा बन जाएगा।
ये आपको पता होनी चाहिए, कभी कभी करना भी दे आपको। नोटिफिकेशन है तो सुनने आए, ये सही है। बढ़िया, आगे बढ़िए। इतना क्लियर है सभी को? एक सवाल लिख लें। XYZ कुछ भी आ चुके हैं हमारे बीच में। कह रहे हैं और सर क्या हाल? रील्स देख लो, बोरिंग लग रहा है तो इंस्टाग्राम पे रील देख लो जाकर के थोड़ी। देखिए, 9 ग्राम ग्लूकोज आपने मिलाया है ना 100 ग्राम पानी में, तो बताइए डेल्टा टी भी लगाते हैं केबी इंटू मोलैलिटी। केबी केवल लगाएंगे आप 0.52 पानी के लिए, मोलैलिटी लगाएंगे क्या? देखिए मोलैलिटी के फॉर्मूले थोड़ा खोल के लिख लीजिए। मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखते हो तो सॉल्यूट का मास मान लो W है, M1 मोलर मास है, तो ये मोल्स हो गए सॉल्यूट की। नीचे लगा दो मास ऑफ सॉल्वेंट और यहाँ ऊपर कर दो 1000, तो केजी में मास आ जाएगा सॉल्वेंट। तो ये है मोलैलिटी, थोड़ा खोल के लिखे तो ये भी ग्राम में लेंगे। तो 0.52, छोटा W कितना है? 1 मिनट, यहां पे कर लेना गिवन मास। मास लिखना है ना सॉल्वेंट का, तो बड़ा W लगाओ भी। बताओ क्या लिखोगे? छोटा W कितना है बताओ? 9 ग्राम। 9 डिवाइड बाई मोलर मास ग्लूकोज का कितना हो जाएगा? 180 इंटू, यहाँ आ जाओ, सॉल्वेंट का मास कितना दिया? 100 ग्राम। सॉल्व करो, आंसर निकल आएगा। देखिए कई आ जाते हैं यहाँ पे जो है अभी ये ज्ञान दे रहा है कि भाई
हमारी चिंता ना करो भैया। हम पहले कि देखिए चिंता करने जैसी चीज नहीं है। अगर देखिए कोई व्यक्ति मेरे से सहानुभूति दिखा रहा है या मेरे लिए चिंता व्यक्त कर रहा है तो चीज अच्छी कर रहा है, चीज में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पार्टी सही नहीं है जिसके साथ आप ये सब कर रहे हैं। समझ रहे हैं? सहानुभूति बढ़िया चीज है, चिंता व्यक्त करना बढ़िया चीज है, लेकिन सही जगह पार्टी सही नहीं। जो आप मेरे ऊपर कर जरूरत नहीं है। समझ रहे? ठीक है भाई। तो उससे बेहतर है कि आप अपने जीवन में जो समय है उसको अपनी चिंता में लगाइए। मेरा तो हो चुका है जो काफी कुछ है ना, तो अपनी चिंता में लगाइए। फालतू आप यहाँ पे चिंतित हो रहा है सर क्या हो गया ऐसा वैसा। देखिए तो ये आ जाएगा 0.26 है ना, तो ये आ जाएगा 0.26। आंसर डिग्री सेल्सियस है। केल्विन में भी बोल सकते हैं आप, सेम आंसर आएगा ना। आपसे कहता है देखिए टीबी सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो क्या करेंगे, टीबी सॉल्वेंट लेंगे और उसमें जितना एलिवेशन है वो जोड़ देंगे। ठीक है, तो बताइए 100 डिग्री सेल्सियस है, इसमें 0.26। और मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ये व्यूज कम आ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं ना, इसमें आप परेशान मत हो। मेरा हो चुका, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, काफी कुछ हो गया। ये देख रहे हैं आप, रिलैक्स है, तो एकदम रिलैक्स रहिए। मैं सभी जो है परिस्थितियों में समान भाव से रहता हूँ। तो ये आंसर मेरे दोस्त है ना। सॉल्यूशन के 4 लेक्चर हो चुके हैं इसके पहले। नहीं नहीं, प्रैक्टिस क्लास नहीं, पूरा पढ़ा रहे हैं, आगे पढ़ा रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट के आगे का पोर्शन। फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तक हो गया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चल रहा है, लगाए सवाल सामने लिखा हुआ है। लगाओ भी फटाफट सवाल। जिसका होता है जो आंसर बताते जाओ। स्काई क्लासेस, लव फ्रॉम कश्मीर, क्या बात है। बताओ भी आंसर क्या आएगा।
चेक करिए। सही जवाब है ए पार्ट। चेक करें कैसे। देखिए, अगर आप एक पर्टिकुलर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेते हैं, उसका एक सॉल्यूशन बनाते हैं, तो आप दो फॉर्मूला लगाएंगे, एक डेल्टा टीबी वाला। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू लगाएंगे के बी इंटू मोलैलिटी, और डेल्टा टी एफ लगाएंगे आप के एफ इंटू मोलैलिटी। तो दोनों को डिवाइड कर दें आप, तो बन जाएगा डेल्टा टी बी अपॉन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के बी अपॉन के एफ। क्योंकि ध्यान दें यहाँ पे मोलैलिटी तो सेम है, क्योंकि सॉल्यूशन तो पर्टिकुलर ही है। डेल्टा टी बी आपको निकालना है, डेल्टा टी एफ आप यहाँ से देख सकते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट अगर इतना हो गया नेगेटिव में, तो पहले 0 डिग्री रहा होगा पानी का, 0 डिग्री से घट के अगर यहाँ पहुँच गया तो डिप्रेशन तो 0.465, के बी की वैल्यू लगा दो 0.52, के एफ लगा दो 1.86। सॉल्व कर लो इसको। यहाँ से डेल्टा टी बी आएगा 0.465 इंटू 0.52 डिवाइड बाई 1.86। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। अब पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, आप थोड़ा दिमाग लगाएं। देखिए 0.5 है, ये 1.86 है, तो मतलब 3 गुने से 4 गुने के बीच में है। देखिए 0.5 का आप 3 गुना करें 1.5 है, 4 गुना करें तो होता है, तो 3 गुने से 4 गुने के बीच में। तो जब ये कैंसिल होगा इससे, तो 3 टाइम्स से 4 टाइम्स नीचे कुछ बचेगा। इसको आप 45 भी अगर मान लेते हैं, तो 45 में अगर आप 3 भी डिवाइड करते हैं, डेसिमल छोड़ दें, 45 46 को 45 मान लें, मान लो, है ना। तो अगर आप इसको डेसिमल हटा के सिर्फ 45 से देखें, तो 45 में भी अगर आप 3 डिवाइड करें तो 15, और 4 डिवाइड कर दें तो उसके बीच में आंसर होना चाहिए। समझ रहे हो? तो 15 और 11 12 के बीच में आंसर होना चाहिए। सही जवाब देखिए ये 0.13 खत्म हो गया। सॉल्व करोगे पूरा ईमानदारी से तो भी आपको 0.13 मिल रहा होगा। और ये 100 में क्यों जोड़ दिया इसको? क्योंकि आपको पूछा गया बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। तो बताएं सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे? सॉल्वेंट में जोड़ देंगे, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट प्लस जितना एलिवेशन हुआ है, तो ये डिग्री में, केल्विन में निकालना 273 जोड़ दिया। क्लियर है? चलें आगे बढ़ें। अगला कॉन्सेप्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ के फॉर्मूले एक जैसे ही हैं सब। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आप लगाते थे के बी इंटू मोलैलिटी, वैसे डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के एफ इंटू मोलैलिटी। सेम है मामला। जैसे आप के बी को लिखते थे वैसे के एफ को लिख देंगे इस बार। तो बस इतना सा फर्क है। मोलैलिटी का क्या लिख सकते हो बताओ? थोड़ा खोल के लिख लो ऐसे। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। थोड़ा खोल के लिख दो डेल्टा टीएफ को, तो यहाँ के एफ आ जाएगा। छोटा डब्ल्यू किसका मास है? सॉल्यूट का। m1 उसका मोलर मास है, ये मोल हो गया। नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में डिवाइड बाय 1000 कर दो, ऊपर 1000 आ जाएगा। चेक करिए। तो ऐसे खोल के लिख लें, आगे बढ़े। अब अगला है कार्यक्रम के बी के एफ पता होना चाहिए आपको, पानी का एटलीस्ट। अब मतलब जिस स्टेज पे तैयारी कर रहे हैं उस पर कम से कम पानी का के बी तो आपको पिछली क्लास में बताया गया था, और के एफ आपको पता होना चाहिए पानी का। ये वहाँ भी नहीं दिया जाएगा, जैसे यहाँ नहीं दिया जा रहा ना वैसे वहाँ भी नहीं दिया जाए। यहाँ तो आप फिर भी पूछ ले रहे मेरे से, वहाँ ये पूछने का मौका भी नहीं मिलेगा। समझ रहे? तो अगर आप तैयारी की इस स्टेज में कि आपको के बी के एफ नहीं पता, तो मान लीजिए आप तैयारी की स्टेज पे है ही नहीं किसी भी।
इसमें आपको केबीकेएफ तो पता ही नहीं चाहिए, पानी की एटलीस्ट। आगे बढ़िए। अगला कार्यक्रम है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है देखिए, तो पहली चीज तो आपको ये समझना होगा ऑस्मोसिस क्या होती है, फिर उसके बाद आपको ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आएगा। तो मान लें आप एक कंटेनर ले लें और इसके अंदर बीच में आपने एसपीएम लगा ली। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इस तरह आपने कोई सॉल्यूशन भर लिया और इस तरह आपने प्योर सॉल्वेंट भर लिया। प्योर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन मान लो C1 है और इसका C2 है, ठीक है। अगली क्लास से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, जो ये C1 है सॉल्वेंट का, ये छोटा होगा और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बड़ा होगा। इधर ग्रेडियंट देखिए भारी, इधर ग्रेडियंट हल्का है। तो एसपीएम के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनके थ्रू सॉल्वेंट के पार्टिकल जा सकते हैं इधर उधर। तो होता क्या, सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर भी जाएंगे और सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर भी जाएंगे, लेकिन चूंकि इस तरफ ग्रेडियंट भारी है तो इस तरफ ज़्यादा जाएंगे। तो आपसे अगर पूछे फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहाँ कहाँ होगा, तो आप कहेंगे दोनों तरफ होगा। तो पहला सवाल आपसे जो पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है, क्या यहाँ पे ऑस्मोसिस होगी? यस। तो बताएं ड्यूरिंग ऑस्मोसिस। अच्छा, ऑस्मोसिस क्यों होती है? जब आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तैयार करते हैं कोई, है ना, पूछेगा कि बताओ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ होगा, ये सवाल आ गया मान लो इस डायग्राम के साथ। तो आप कहेंगे दोनों डायरेक्शन में होगा। तो इसका आंसर आप क्या देंगे? इन बोथ डायरेक्शन विद अनइक्वल रेट्स। ठीक है। फिर आपसे पूछता है बताइए नेट फ्लो किस तरफ होगा। यहीं पे अगला सवाल आपसे पूछेगा कि बताओ ये ऑस्मोसिस हो रही है, इसमें नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहाँ होगा। अब आप बताएंगे वो बात, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू अपर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन। तो आप बोलेंगे फ्रॉम C1 टू C2, इस डायरेक्शन में। तो ये नेट फ्लो दिखाया जा रहा है, समझ रहे हैं? नेट फ्लो ये है। तो अगर आपसे पूछता है नेट फ्लो बताओ, तो आप ये बताएंगे। शब्दों का इस्तेमाल ध्यान से देखें। अगर आपसे पूछता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट बताइए, तो आप कहेंगे दोनों डायरेक्शन में अनइक्वल रेट। अनइक्वल रेट दिख रहा है आपको, इधर देखो ज़्यादा रेट है, इस तरफ कम रेट है। चले, नोट कर लो भाई। तो दोनों बातों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? एक और सवाल लिखें। मान लीजिए आपसे कहता है कि नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट बता दो इस डायग्राम के अंदर। एक तरफ सॉल्यूशन नंबर 1 है C2 कंसंट्रेशन, दूसरी तरफ सॉल्यूशन नंबर 2 है जिसका कंसंट्रेशन है C1, और इन दोनों के बीच में एसपीएम लगा दिए। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
ठीक है, तो आपको बताना है पहली चीज ऑस्मोसिस होगी क्या, और अगर होगी तो नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहां से कहां होगा। ऑप्शन है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन to higher concentration of solution. Second option है from higher concentration of solvent to lower concentration of solvent. थर्ड है बोथ, लास्ट है या कह नहीं सकते, नन ऑफ दीज कर लो। बताओ भाई। क्या लगता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? चेक करिए, सही जवाब जो है क्या होगा, दोनों सही हैं। पहले में लिखा देखिए फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, पहली बात तो ये बताएं कहां होगा नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, नेट वर्ड यूज किया इस बार उसने। तो लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देखिए ये है, ये हायर है। अच्छा यहाँ पे ये दिया होना चाहिए, ये मिस कर दिया, इसको ऐड कर लेना। अब बताओ, अब आंसर होगा बोथ। और वैसे भी C1 C2 दिया तो कोई एक तो जनरल बात भी आप कर ही सकते हैं, अगर C1 C2 लिखा है तो कोई अलग है ना, इक्वल तो है ही नहीं, तो कोई एक ज़्यादा होगा कोई एक कम होगा, तो भी आप जनरल आंसर दे सकते थे। वैसे मान लें कि C2 ज़्यादा दिया हुआ है आपको, ठीक है, तो बताएं अगर C2 C1 में C2 ज़्यादा तो नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इस तरफ होगा, हायर ग्रेडियंट की तरफ, और अगर इस तरफ होगा तो बताएं ये साइड को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला है लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ देखो, ये लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, ये हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, तो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अगले पे आओ। अगर आपके पास कहीं पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कम है इधर, तो सॉल्वेंट ज़्यादा है इधर, देखो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर डाइल्यूट है तो सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं ना इसको, इधर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, ये भी सही है, दोनों सही है। क्लियर? कितनों को बात समझ में आ गई? तो ये बेसिक बातें हैं, लेकिन इनमें ही सवाल बन जाए और गलत हो जाए तो मतलब फिर आप ज़्यादा बातें पढ़ के भी क्या ही कर लेंगे। आगे बढ़िए। अगला कॉन्सेप्ट है वॉन्टाउ थ्योरी फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन।
देखिए इनका कहना ये था वांट ऑफ थ्योरी में कि जो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं वो कुछ कुछ आइडियल गैस जैसा बिहेव करने लगते हैं। तो ये इनके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस, क्योंकि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत डिक्रीज कर जाता है जब आप बहुत डाइल्यूट कर देंगे। तो वो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी जैसा फॉर्मूला फॉलो करने लगते हैं, पी इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। इसको फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए पाई, और एन बाई वी को लिख सकते हैं कंसंट्रेशन। तो यहाँ से आ जाता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी। लेकिन ये कब लगाना है? जब सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब जीरो की तरफ टेंड करें तब। आइडियल में ऐसा होता है ना भाई। इसी को आगे चल के लिख दिया जाता है पाई इज इक्वल टू सी एस टी। आर ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, आप सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एस लिख देते हैं, वैल्यू वही है इसकी। तो एक फॉर्मूला आ जाता है, इसको बोलते हैं पाई का फॉर्मूला। ये पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ से आप ऑस्मोटिक प्रेशर कंपेयर कर सकते हैं दो अलग अलग सॉल्यूशन का। फॉर्मूला है सी आर टी या फिर सी एस टी, आर और एस की वैल्यू सेम। क्लियर? अब जैसे आपके पास दो सॉल्यूशन है, एक नंबर 1 नंबर 2, उसमें एक का पाई ज़्यादा और एक का पाई कम है। तो एक को बोलते हैं हाइपरटोनिक, एक को बोलते हैं हाइपोटोनिक। नोट कर लो भाई। चलें? अब देखिए केस नंबर 1 क्या है। अगर आपसे कहता है सॉल्यूशन नंबर 1 है और एक सॉल्यूशन नंबर 2 है, और इन दोनों सॉल्यूशन में जो पाई 1 है वो पाई 2 से बड़ा है, तो जिसका पाई ज़्यादा है इसको आप बोलेंगे हाइपरटोनिक, और जिसका पाई कम है इसको बोलेंगे आप हाइपोटोनिक। इस पे एक आसान सा सवाल आपको मिल सकता है। If a cell is placed in a hypertonic solution, तो उसका क्या होगा? श्रिंक हो जाएगी या स्वेल हो जाएगी? क्या सही जवाब है? तो सही जवाब है श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक क्यों हो जाएगी बताएं? जैसे एक सेल है, उसका कारण बताएं। उसको आपने हाइपरटोनिक में रख दिया। हाइपरटोनिक का मतलब उससे ज्यादा जो पाई रखता है उसमें रख दिया, उससे ज्यादा कंसंट्रेशन वाले में। ठीक है, तो देखें, चेक करें। जैसे मान लो एक सेल है, ये सेल के चारों तरफ ऐसे मेम्ब्रेन लगी होती है, तो एसपीएम ऐसे बनी होती है इसमें। तो ये एसपीएम है। अब आपने इसको एक सॉल्यूशन में रख दिया, और वो सॉल्यूशन कैसा है? वो सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है। ठीक है, हाइपरटोनिक होने का मतलब है कि उसका जो पाई है वो ज्यादा है। अंदर जो यहां लिक्विड भरा है इसका पाई अगर पाई 2 है तो इधर वाले का पाई 1 है, पाई 1 ज्यादा है। अगर इसका कंसंट्रेशन आप C1 बोल रहे हैं तो अंदर वाले का C2 बोल रहे हैं, तो इधर वाले का जो C1 है वो ज्यादा है। ये हाइपरटोनिक है। तो बताइए कि अंदर से बाहर की तरफ सॉल्वेंट का नेट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा? ये क्या बना रहे हैं हम लोग? नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। तो ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगी, इस तरीके से नेट फ्लो सॉल्वेंट बाहर की तरफ हो जाएगा। तो ये जो शेल है ये श्रिंक कर जाएगी। इसलिए कहा जाता है शेल जो है श्रिंक कर जाती है जब आप उसको हाइपरटोनिक में डालते हैं।
नोट कर लो भी। क्लियर है? सेशन को फटाफट शेयर कर दिए, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सकते बता दीजिए, आगे बढ़ा जाए। अगला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होता है? नोट कर लें इसको। इसके बाद कौन सेटअप, पहले ये तो पढ़ लो। हैं? अब ऐसा बाद वाली चिंता रहती है, उसके बाद क्या होगा जीवन में, इसके बाद क्या होगा? भविष्य की चिंता में आपका वर्तमान नष्ट हो रहा है। और वही नष्ट हुआ वर्तमान बाद में आपका भविष्य बन जाएगा। समझ रहे हैं? थोड़ी ऐसी बातें बात समझ में कठिन बातें करता है। चले भैया, अगला कार्यक्रम है, कर लूँ तो 3 दिन बाद समझ में आती बातें। अच्छा अच्छा, ऐसा था क्या? क्या हो गया इसको? हैंग हो गया क्या? नमस्कार। सिस्टम काम नहीं कर रहा, कुछ दिक्कत आ गई सिस्टम में। सिस्टम का क्या किया जाए बताइए? अभी तो सही चल रहा था। चलो नई स्लाइड खोल लेते हैं, इसमें दिक्कत ही आ रही कुछ। 7 नंबर तक नोट कर लिया आपने? बाकी नई स्लाइड ले लेता हूँ। ठीक है, 8 नंबर पे आ जाइए। देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ये इस पर चर्चा करें। चला ही दिया, कुछ ना कुछ करके तो चला ही दिया ना। चलता रहना चाहिए बस, ये कैसे चलता है वो मायने नहीं रखता है।
चल रहा है, ये जरूरी है। एक देखिए प्राइमरी कंडीशन, एक सेकेंडरी कंडीशन है ना। तो जो प्राइमरी कंडीशन उसमें क्या होता है, पाई 1 पाई 2 के बराबर हो जाता है, और जो सेकेंडरी उसमें C1 C2 के बराबर करते हैं। तो इसको प्राइमरी क्यों बोलते हैं, इसको सेकेंडरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेसिक कंडीशन तो यही है। जब टेम्परेचर दोनों तरफ सेम हो जाता है तो फिर C1 C2 के बराबर आ जाता है, तो ये सेकेंडरी कंडीशन मानी जाती है। इसीलिए 9 नंबर पे आइए। जैसे आप सबको मुझे प्राइमरी कंडीशन समझाओ, तो आप कहेंगे अगर पाई 1 पाई 2 के बराबर हो गया तो दोनों का जो प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो गया, तो समझ में आता ही है। तो आप लिखेंगे C1RT1 इज इक्वल टू C2RT2। अब मान लो आपसे क्वेश्चन में कहते हैं इफ बोथ सॉल्यूशंस आर केप्ट एट सेम टेम्परेचर, तो अगर दोनों का टेम्परेचर भी सेम हो जाए, आपने सेम टेम्परेचर दोनों को दिया हो, तो बताइए फिर क्या हो जाएगा। T1 को T2 के बराबर कर देंगे आप, T1 T2 के बराबर हो जाएगा तो ये कट लेगा, और ये R1 RR कट ही लेगा, तो C1 C2 के बराबर आ जाएगा। तो ये सेकेंडरी कंडीशन है। ये आपको तब लगानी जब टेम्परेचर दोनों का सेम, ऐसा क्वेश्चन में दिया हो। इस पर एक सवाल लिख लें। अगले टेंस से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है अभी। अगला जो भी लेक्चर आएगा इसमें, उसमें क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं 100 दिन का, बताया था आपको एक वीडियो में। तो उसमें कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो इधर हो चुके हैं थोड़े से उनको नहीं लेंगे, उनको बाद में लेंगे या तो नहीं लेंगे, पहले वो लेंगे जो नए टॉपिक हैं। तो जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए नए टॉपिक, और जो नहीं पढ़ रखा वो भी वहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो अगली क्लास से हम लोग कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। काइनेटिक्स मेरे ख्याल से हो गया, यूट्यूब पे सॉल्यूशन हो गया है, मोल हो गया है। तो इलेक्ट्रो वगैरह लेंगे या कुछ और लेंगे। बता दिया जाएगा वो तो आपको। बेसिक मैथ्स पढ़ोगे, तो बेसिक मैथ्स ले दिया आदमी। ये होता है विचारों को जो है लिखने से मिला दीजिए। ये लगाओ, ये लगाइए फटाफट। टेंशन हो रहा है, किस बात की टेंशन हो रही है। चेक करो क्या करना है इसमें। देखिए 5% W/V सॉल्यूशन है ग्लूकोज का,
और वो आइसोटोनिक है किसके साथ? 0.877% W/V सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के साथ कांस्टेंट टेम्परेचर पे। आपको मोलर मास बताना है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। तो आप पहली बात तो सेम टेम्परेचर मान के चल रहे हैं, देखिए कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो आप सेकेंडरी कंडीशन यूज करेंगे। और जब आप सेकेंडरी कंडीशन यूज करेंगे तो आप लगाएंगे C1 इज इक्वल टू C2, और C1 इक्वल टू C2 लगाएंगे तो दोनों का कंसंट्रेशन निकाल के बराबर कर दो। 5% W/V का क्या मतलब है? 100 ml में 5 ग्राम है इसके, बताओ भाई। 100 ml सॉल्यूशन में 5 ग्राम सॉल्यूट है, यही मतलब है। तो 1000 में कितना होगा वो निकाल लो। दस गुना। अब ये सॉल्यूट है कौन? ग्लूकोज है पहले वाले में, तो ये हो गया मास डिवाइड बाय ग्लूकोज का मोलर मास 180, तो ये हो गया मोल्स। और 1 लीटर सॉल्यूशन में 1000 ml या 1 लीटर बोल लो, 1 लीटर या 1000 ml सॉल्यूशन में जितना मोल होगा उतनी ही मोलैरिटी होगी, तो ये C1 आ गया। तो यहां से C1 निकाल लिया, से C2 निकाल लो। तो बताओ C2 कैसे निकालोगे? 0.877% है वो, तो 100 ml में इतने ग्राम है, तो 1000 में निकाल लोगे। देखो सेकेंड सॉल्यूशन जो है उसमें आपसे कह रहा है 100 ml के अंदर एक अननोन सॉल्यूट है और उसका मास है 0.877 ग्राम, तो 1000 ml में कितना निकाल लो? दस गुना। मोल निकाल लो। मोल कैसे निकालोगे? इसका मोलर मास अगर आपको पता है, नहीं पता तो वही तो निकालना है, पता ही होता तो सवाल ही खत्म हो जाता। तो डिवाइड बाय इसका मोलर मास MW मान लो, ये मोल्स आ गए। किसके मोल्स आ गए? सॉल्यूट के। अब बताओ 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल्स आ गए वही मोलैरिटी है, तो यही तो मोलैरिटी है, तो ये C2 आ गया। C1 C2 बराबर कर दो, खत्म है सब। C1 कितना आया था पीछे से आपका? 5 × 10 डिवाइड बाई 180। C2 कितना आ गया? 0.877 इंटू 10 डिवाइड बाई MW, गुणा भाग करो, आंसर निकल आएगा। समझ रहे हो? 10 उड़ा दो, MW की वैल्यू आ रही है यहाँ से 0.877 इंटू 180 डिवाइड बाई 5। 4 ऑप्शन देगा, निपटा लेना। दीपक अग्रवाल सब बता रखा है तो क्लास में भैया। नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन में जो टॉप में क्या होता है, उनका ऐसा परसेंटेज कॉम्पोजिशन बन जाता है जिससे दोनों ऐसे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं कि उनके मोल फ्रैक्शन ही नहीं चेंज होते। क्लास बहुत डिटेल में बताया हुआ है सब। ठीक है भाई, आगे बढ़िए। अगला कार्यक्रम क्या है? तो पहला फॉर्मूला आ गया डेल्टा P अपॉन P0 है। सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक जगह ले आओ। डेल्टा TB एक आ गया, एक डेल्टा TF आ गया, एक पाई आ गया। ये 4 आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आ गई। इसका अप्रॉक्स आंसर आ गया था डाइल्यूट सॉल्यूशन जब आपने लिया था छोटा n अपॉन बड़ा n। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप छोटे n को W अपॉन M1 और बड़े n को लिख सकते हैं बड़ा W अपॉन M2 हो जाएगा, तो M2 ऊपर आ जाएगा। डेल्टा TB है KB इंटू मोलैलिटी, ये है KF इंटू मोलैलिटी, पाई इज इक्वल टू SCRT। इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके लिखें अगर, तो इसको लिख सकते हैं KB इंटू मोलैलिटी, यहाँ क्या लिखोगे? छोटा W डिवाइड बाई M1
बड़ा डब्ल्यू ग्राम में 1000, ऐसा ही फॉर्मेट यहाँ जाएगा। सी को लिख सकते हैं मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल क्या होगा ये, वॉल्यूम ये आ गया, सी हो गया, आर इंटू टी ऊपर लगा दो। ठीक है मैम। अब ध्यान से देखें तो इसमें कॉमन चीज है, ये देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इन सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का M1 से एक रिलेशन है। M1 हमेशा नीचे आ रहा है, देखें M1 नीचे आने का मतलब है जो Cp है वो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से आप कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं, लेकिन वो तब है जब अदर पैरामीटर सेम है ना। तो M1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी कौन, Cp। तो ये देखिए चारों से Cp आ रही है, M1 के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन रख रही है। M1 कौन है यहाँ पे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। चले तो 13 नंबर पे आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं। कि जो Cp होती है वो 1 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इसके प्रोपोर्शनल है। लेकिन ये बात आप तब करते हैं जब बाकी के पैरामीटर सेम है। बाकी के पैरामीटर का मतलब बाकी वैल्यूज, ठीक है। फिर आपसे एक सवाल यहां पूछा जाएगा, कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेस्ट है। बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन। तो अब आंसर क्या देंगे, पाई। कारण बताएं, पाई में देखिए फायदे क्या क्या है। कोई आपको हीटिंग नहीं करनी पड़ती, कोई कूलिंग नहीं करनी पड़ती, अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियस और नेचुरल है, रूम टेम्परेचर पे हो रहा है। पच्चीस डिग्री पे है ना। तो इससे फायदे हैं भाई, खुद हो रहा है, ना हीट करना पड़ा ना कूल करना पड़ा, ये पहला फायदा है। सेकंड फायदा और क्या है, सेकंड फायदा पाई को इसलिए अच्छा कहते हैं क्योंकि ये एब्सोल्यूट है, इसमें डेल्टा नहीं निकालना पड़ता, डेल्टा निकालने में एरर होती है थोड़ी। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है पाई, कोई डेल्टा नहीं लगा। बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में देखिए डेल्टा का प्रयोग है, ठीक है। क्लियर है मामला। ठीक है, अगला पॉइंट आता है, इसमें एंट्री करा दें थोड़ी वांट ऑफ फैक्टर की। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप तब पढ़ते हैं
जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट में, है ना। अब जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट हो और हो सकता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। अगर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो इनिशियल पार्टिकल और फाइनल पार्टिकल सेम हो जाएंगे, जैसा कि यूरिया और शुगर इन सब केसेस में होता था जो अभी तक आप सवाल लगा रहे थे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो इलेक्ट्रोलाइट हो। अगर इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल इनिशियल के बराबर नहीं रहेंगे। तो इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो वो डिसोसिएट हो रहे होंगे पार्टिकल या एसोसिएट हो रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा कि अगर वो डिसोसिएट या एसोसिएट हो गए तो फाइनल पार्टिकल आप कितने आएंगे। ठीक है। तो देखिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के अंदर आप क्राइटेरिया क्रिएट करें। एक केस तो होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। अगर ऐसा आता है तो ये लोग हैं जो नाइदर एसोसिएट नॉर डिसोसिएट वाले हैं। तो ये एसोसिएट भी नहीं होंगे और डिसोसिएट भी नहीं होंगे। तो जितने पार्टिकल डाल दोगे उतने पड़े रहेंगे। इसमें NF NI के बराबर होता है। तो जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है मतलब रियलिटी में, और जो आप सोच रहे थे कैलकुलेटेड CP, वो दोनों सेम आ जाते हैं। यहाँ पे एक फैक्टर डिफाइन करते हैं आई का मतलब होता है फाइनल पार्टिकल अपॉन इनिशियल पार्टिकल। आई है वॉन्ट ऑफ फैक्टर, तो आई यहाँ 1 हो जाता है। यहीं पे अगर आप चर्चा करते हैं किस पे, किसी इलेक्ट्रोलाइट पे, तो ध्यान दें इलेक्ट्रोलाइट के अंदर दो बातें हो सकती हैं। पहली बात, या तो वो डिसोसिएशन में है और या तो एसोसिएशन में लगा होगा। अगर वो डिसोसिएशन में लगा रहा तो देखिए जो NF है वो NI से ज़्यादा हो जाएगा। तो जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी जो लैब में मिलेगी वो कैलकुलेटेड से ज़्यादा मिलेगी। ठीक है। तो आई की वैल्यू जाएगी NF अपॉन NI। तो आई की वैल्यू बताओ कैसी हो जाएगी। NF अगर बड़ा है NI से तो आई की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। बगल में आप आइए, अगर एसोसिएशन हो रहा है तो NF NI से छोटा हो जाएगा। तो बताइए जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी छोटी हो जाएगी। तो आई की वैल्यू जाएगी NF अपॉन NI। तो आई जो होगा वो 1 से कम हो जाएगा। तो देखिए तीन बातें हो सकती हैं, आई 1 से कम भी हो सकता है, आई 1 से बड़ा भी हो सकता है और आई 1 भी हो सकता है। एक भाई साहब कह रहे हैं कि इतना नीट में नहीं आता है। इसने यही सब पढ़ा था, है ना। उदाहरण है दे रहा हूं, जस्ट एग्जांपल। इसने यही से पढ़ा था, इसकी 44 आई है, जस्ट एन एग्जांपल। और इसने पूरा 2 साल प्रॉपर कोर्स करा था और ये सब पूरा पढ़ा था। दूसरा एक और एग्जांपल आपको देते हैं। जैसा कि एक महान भाव कुछ बेइज्जती जैसा कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, उनको लोग कम दिख रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ये देख लें। ये आंकड़ा अब बदल के हो चुका है 165 मिलियन। ठीक है, ये 165 मिलियन वॉच मिनट है। तो मतलब आप समझ सकते हैं, इसमें बैठ के आप गिनिएगा एक मिलियन में कितने 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, यही बता दो तुम पहले। तो 165 मिलियन में बैठ के गिनना कितने होते हैं। ठीक है,
तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि मतलब कितने लोग पढ़ते हैं, है ना। 67 के लोगों ने तो फॉलो करके प्रॉपर प्लस कोर्स ज्वाइन करके पढ़ा है यहाँ पे, तो इससे आपको ये भी आइडिया लग सकता है। जिसमें से करीब 10,000 लोगों ने हेड्स डेडिकेट किए हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, दोनों बातें क्लियर हैं एकदम। चलिए, नहीं बताना पड़ता है, सब जानकारियां मैं इसीलिए लाता हूं, तो आपको कभी लगे मान लीजिए ना, तो थोड़ा सा देख लीजिए। जीवन है, चल रहा हो, देखिए हर आदमी अपना काम तो करेगा ही। नहीं, ये सबको अपना काम करने का हक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जिसको जिस काम के पैसे मिल रहे हैं वो काम करेगा। जैसे मेरे को पढ़ाने के मिल रहे तो मैं पढ़ा रहा हूँ। बाकी आप समझ गए होंगे। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट में आप क्या केस क्या लेंगे। पहला केस लेते हैं डिसोसिएशन का, है ना। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट में पहला केस लें डिसोसिएशन का, तो NaCl जब टूटता है तो Na+ बनाएगा, Cl नेगेटिव बनाएगा, है ना। मान लीजिए आपने इसका 1 मोल डाल दिया कंटेनर में, 0 0, तो इसका 1 मोल बनेगा और इसका भी 1 मोल बनेगा। अब देखिए इनिशियल पार्टिकल कितने हैं, 1, और फाइनल पार्टिकल है 2, क्योंकि देखिए खत्म हो गया पूरा। तो अब दो बातें हैं, जो ऑब्जर्व्ड सीपी है वो कैलकुलेटेड सीपी के बराबर तो नहीं होगी, नंबर 1 बात। ठीक है। और ऑब्जर्व सीपी कैलकुलेटेड सीपी से ज्यादा होगी, क्योंकि देखिए ऑब्जर्व सीपी NF पे डिपेंड करती है और कैलकुलेटेड NI पे डिपेंड करती है। यहां से जो हम वांट ऑफ फैक्टर डिफाइन करते हैं वो होता है ऑब्जर्व सीपी अपॉन कैलकुलेटेड सीपी, NF अपॉन NI, और इसकी वैल्यू जाएगी 2/1। तो ऑब्जर्व सीपी हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ कैलकुलेटेड सीपी। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। तो ऑब्जर्व सीपी जो होती है कैलकुलेटेड सीपी की 2 गुना होती है। क्लियर। इसी तरीके से आप अगर एसोसिएशन वाला केस लेते हैं, तो एसोसिएशन में जो आई आपको मिलेगा, जैसे यहां पे देखिए आई 1 से बड़ा मिल रहा है आपको, है ना। इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर आप डिसोसिएशन वाला ये केस लेते हैं तो इसमें आपको I1 से बड़ा मिल गया। कल को आप एसोसिएशन लेंगे तो I1 से छोटा मिल जाएगा। जैसे एसिटिक एसिड है, अगर वो डाइमराइज हो गया आपको उल्टा भी मिल सकता है। अच्छा, यहाँ इतने कम लोग पढ़ रहे हैं फिर भी बताने की आवश्यकता पड़ रही है। यहाँ पे भी लोग एडवर्टाइज करने आ रहे हैं, इसका मतलब समझ जगह में वजन है। सब अपना ब्रांड लेकर के देखिए यहाँ पे आ रहे हैं कि ऐसा है वैसा है। समझ रहे हैं पॉइंट। आपने कभी देखा कि कहीं पे एडवर्टीजमेंट चलता है तो कहाँ पे चलता है, जहाँ कुछ अच्छी चीज चल रही हो उसके बीच में आता है एडवर्टीजमेंट। लोग कहते हैं हमारे भी यहाँ पे पोस्टर लगे, हमारा भी नाम, कुछ ढंग का चल ही रहा होगा तभी आ रहे लोग। नहीं मतलब यहाँ आपको ऐड करने की जरूरत पड़ रही है इस प्लेटफॉर्म पे आकर के। आपको मतलब आपको मेरे ख्याल से ये यकीन होगा कि यहाँ बहुत सारे लोग इसको बाद में देखेंगे,
तो यहाँ थोड़ा सा ऐड करें। थैंक्स, थैंक्स ब्रो। देखिए एन आई यहाँ पे 2 है, और जब ये एसोसिएट हो जाएंगे तो एन एफ यहाँ पे बन जाएगा 1। समझ रहे हैं भाई? दो बातें हो सकती है, या तो आपको ये जगह बहुत ऐसी लग रही है, अरे यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ तो बहुत कम लोग हैं, तो आपको फालतू में से बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि क्या है, क्या ओपी है और क्या नहीं है। और अगर आपको बताना पड़ रहा है, इसका नाम मान नहीं है, जगह तगड़ी है, आपको यहाँ पे ब्रांडिंग करनी पड़ रही है, नहीं? तो जगह तो तगड़ी है, इसका मतलब हैंस प्रूव आते रहते हैं लोग यहाँ पे। एन एफ अपॉन एन आई, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो चैनल है ना केमिस्ट एलकेमी, नीट एलकेमी, इसकी रैंकिंग ऑल ओवर इंडिया इस समय पर मंथ के हिसाब से रैंकिंग डिफाइन होती है। 19th रैंक चल रही है। अगर आपकी थोड़ी समझ हो तो जाकर के चेक कर लीजिएगा, फैक्ट बता रहा हूँ आपको। ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया में 19वीं रैंक चल रही है, जबकि चैनल 2.5-3 महीने से सिर्फ रन हो रहा है अभी। समझ रहे हैं? जिसमें सारे चैनल आते हैं, मतलब नीट के, ये ओपी वाले भी आते हैं। ओपी वाले सारे चैनल है ना, मिला करके 19वें पे, एक दो ओपी वाले भी नीचे हो गए हैं। और जबकि अभी बहुत ज़्यादा पढ़ाया नहीं है, अभी केवल थोड़ा थोड़ा समय दे रहे हैं। ठीक है, मतलब बहुत, ये 16 के सब्सक्राइबर हैं। इसको जब रैंकिंग सिस्टम होता है उसमें जाकर के चेक करेंगे कितने दिनों में, ये भी देखा जाता है ना उसमें। कई लोगों को बुढ़ापा आ गया, उनके नहीं हो पाए 16 के, वृद्धावस्था से पढ़ा रहे हो, उनके 5,000 नहीं हो पाए। समझ रहे? वृद्धावस्था आ गई, पढ़ाते पढ़ाते 5,000 एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, तब भी नहीं हो पाए। तो अगर आप सुनना चाहते हो तो पूरा सुनो फिर। अब देखिए एन एफ एन आई की जो बराबर नहीं है ना, पहली चीज तो ऑब्जर्व सीपी चैनल को आप जज करें तो चैनल की वो भी देखिए ना क्या आउटपुट निकल रहा है। मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, आप चेक कर लेना डेटा, आपके पास सोर्सेज है तो ऑब्जर्व सीपी जो है वो कैलकुलेटेड सीपी के बराबर नहीं होता, नंबर एक बात है ना। और एन एफ एन आई की बराबर यहाँ पे नहीं है, तो आई की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। तो आई फिर से आप वैसे डिफाइन करेंगे, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ऑब्जर्व सीपी देखिए इस बार कैलकुलेटेड सीपी का आधा हो गया, तो लेस देन हो गया इस बार। क्लियर? सबका घर चलना चाहिए, देखिए मैं तो ये मानता हूँ। हिमेश रेशमिया नहीं कहता तो मुझे तुम्हारे घर में रोटी चाहिए, उस टाइप से। तो ये देखिए, ये वाला जो केस था वो एसोसिएशन का था। ठीक है, तो एसोसिएशन में ऐसा चल रहा होगा और डिसोसिएशन में पीछे वाला चल रहा होगा। ठीक है, तो दोनों केस कवर। ये देखिए एसोसिएशन में चल रहा है, आई 1 से कम है, 1/2 हो गया। और पीछे आपको डिसोसिएशन बता दिया, उसमें आई 1 से। तो जब आपको सवाल पूछा जाए तो आपको ऑब्जर्व सीपी पूछता है वो, तो आप क्या करेंगे? जो आप कैलकुलेटेड निकालते थे उसमें आई मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको ऑब्जर्व मिल जाएगी। तो कंक्लूड करें अगर बात को,
देखिए आई की वैल्यू क्या क्या है, ऑब्जर्व्ड सीपी अपॉन कैलकुलेटेड सीपी पहला, एनएफ अपॉन एनआई भी लिख सकते हैं आप दूसरा। तीसरा एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ऊपर आप लिखते हैं कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मतलब वो बोल सकते हैं जिसमें ऑब्जर्व्ड आंसर हो, है ना। तो एक होता है नॉर्मल, एक होता है एबनॉर्मल। नॉर्मल मतलब जो आप सोच रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे। एबनॉर्मल मतलब जो वास्तव में निकला लैब में, ये ऑब्जर्व्ड है। तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। इससे अगर आपको आई निकालना आ गया तो फिर आप बाकी बातें निकाल सकते हैं। An academy. Let's crack it.